यूपी में 2022 की जंग अब दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। वार पलटवार की सियासी मिर्च एक दूसरे की आंख पर और मुंह पर उंडेल कर जीत हार के दाव पे चले जा रहे हैं। सियासत की एबीसीडी, जैसा मैंने पहले बताया, पढ़ी जा रही है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जो एबीसीडी अखिलेश यादव को पढ़ाई है उसका जिक्र करते हैं। अमित शाह ने यूपी के 3 शहरों में अपनी ताकत दिखाई। इस दौरान अमित शाह ने लोगों को सियासत की एबीसीडी का मतलब समझाया। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी के लिए ABCD, इसका मतलब है ए से अपराध और आतंक, बी से भाई भतीजावाद, ये देखिए, और सी से करप्शन और डी से दंगा। ए का मतलब आतंक, बी का मतलब भाई भतीजावाद, सी का मतलब करप्शन, डी का मतलब दंगा। यह अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया। जरा सुनिए। ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। अमित शाह की एबीसीडी के जवाब में अखिलेश यादव ने भी ट्विटर पर अपने तरीके की एक नई एबीसीडी बता दी। अखिलेश यादव कहते हैं, ए से अब, बी से बीजेपी, देखते जाइएगा, सी से छोड़ और डी से दी। अखिलेश यादव कह रहे हैं तमाम तरह के ऐसे ऐसे कांड बीजेपी की सरकार में हुए हैं कि अपनों ने ही साथ छोड़ दिया है। इसीलिए एबीसीडी है अब, भाजपा, बी से भाजपा, सी से छोड़ और डी से दी। यह अखिलेश का जवाब अमित शाह को। इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने धर्म संसद पर जो हाल में विवाद हुए, बयानबाजी हुई, उस पर कई ट्वीट किए और इन ट्वीट्स में अब कांग्रेस को घेरा है। ओवैसी ने क्या कहा है, जरा सुनिए। कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के नेता के संरक्षण में हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों का नरसंहार, लव जिहाद की बातें हुई। FIR सिर्फ गांधी जी वाले बयान पर दर्ज हुई है। क्या हम ये समझें कि हमारे नरसंहार की बात चिंताजनक नहीं है? श्री राहुल गांधी को सम्मेलन से दूर रखा गया, ये निंदनीय है। क्या हम ये समझें कि हिंदू बनाम हिंदुत्व वाली बातें बस जुमला थी? बघेल जी उत्तर प्रदेश में धरना दे सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर उनके अपने राज्य में क्या हो रहा है? सब इस रेस में लगे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। एबीसीडी पर क्यों आई शाह अखिलेश की लड़ाई? बड़ा सीधा है, किसकी एबीसीडी भारी है और चुनाव में इस बार किसके मुद्दे भारी हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। यही पूछेंगे आज राष्ट्र की बात में। बीजेपी से आज संजू वर्मा आ गई हैं, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मनोज सिंह काका, कांग्रेस की तरफ से यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अंशु अवस्थी, AIMIM से आसिम वकार और इश्करन भंडारी, वकील हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। संजू वर्मा, आपसे शुरू कर रहा हूं। एबीसीडी से हम ये मान ले संजू के इस बार यही एबीसीडी आपका बीजेपी का मुद्दा रहने वाला है। ए से आतंक, बी से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सी से करप्शन और डी से दंगा, ये मुद्दे रहेंगे। मानव जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। अमित शाह जी ने ये जरूर कहा था, ए से आतंकवाद, बी से भतीजावाद, सी से करप्शन और डी से दंगा। आपने बी से भतीजावाद के साथ भ्रष्टाचार भी जोड़ दिया। आपने समाजवादी पार्टी यानी कि लूटवादी पार्टी को सही तरीके से पहचाना है, उसके लिए आपका धन्यवाद। सी से करप्शन ही तो है, सी से करप्शन है ना, वही तो भ्रष्टाचार है। बी से भ्रष्टाचार भी आपने ऐड किया ना, उसके लिए आपका धन्यवाद कर रही हूँ। मानक जी, अपना इतना घबराइए मत, आपने सही बोला है। हाँ। ओके मानक जी, बात यहां पर साफ है। यदि हम तथ्यों पर डिस्कशन करें तो आप देखिएगा कि आतंक क्यों कहा अमित शाह जी ने। आपको याद होगा 2006 में वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के पास बम ब्लास्ट हुए थे और फिर 2010 में वाराणसी में दशाश्व में घाट के पास भी बम ब्लास्ट हुए थे और दोनों ही ब्लास्ट में कहा जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन जिम्मेदार थी। और ये अखिलेश यादव, इनको क्या जरूरत थी ये इलाहाबाद हाईकोर्ट पे जाकर अर्जी डालते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन
जो कि बम ब्लास्ट के आरोपी थे, प्लीज हाईकोर्ट इनको छोड़ दीजिए, इनको रिहा कर दीजिए, इनको बाइज्जत बरी कर दीजिए। तो अखिलेश यादव का आतंक से बहुत पुराना संबंध है। 2006 की बात कर रही हूं और 2010 की, 10 साल से ज्यादा का इनका रिश्ता है आतंक के साथ। भ्रष्टाचार की बात करें तो ये तो आपको पता ही है, चाहे लैपटॉप स्कैम हो, चाहे गोमती रिवर स्कैम हो, चाहे पेंशन स्कैम हो, चाहे बात पीयूष जैन की करें, कनौज और कानपुर में छापे पड़े हैं, 284 करोड़ का कैश बरामद हुआ है और 24 किलो सोना। और ये घूमते फिरते कह रहे हैं भाई पीयूष जैन के साथ हमारा नाता नहीं है। तो मेरी सिंपल टिप्पणी है, यदि नाता नहीं है तो आप लोगों के नेता सफाई क्यों दे रहे हैं? आपके अखिलेश यादव रोज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों बोलते हैं कि पीयूष जैन के साथ मेरा कोई नाता नहीं है? नाता नहीं है तो चुप रहिए। आप कहते हैं इनका नाता तो बीजेपी के साथ है, तब तो आपको और खुशी होनी चाहिए। बीजेपी के नेता को हमने पकड़वाया है, प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तीसरी बात भतीजावाद की, भाई जो अपने पिताजी के नहीं हो पाए, अपने पिताजी को दरकिनार करके खुद अपने आप को अध्यक्ष डिक्लेयर कर दिया समाजवादी पार्टी का, वो हमारे क्या, आपके क्या और जनता का क्या होंगे? जो अपने पिताजी के नहीं हुए और शिवपाल यादव के नहीं हुए, अभी हम सुनते हैं कि शिवपाल यादव के साथ गठबंधन हो रहा है, वो जब होगा तब की तब देखेंगे। और डी बात करते हैं इनकी दंगों की, तो ये कम्युनल और सांप्रदायिक दंगे हमको किसी को नहीं भूले हैं। 2013 में मानक जी जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो दंगों के साथ भी अखिलेश यादव का पुराना रिश्ता है। आज ये सब चुनावी हिंदू बनकर हिंदुत्व पर भाषण दे रहे हैं। कोई नहीं भूला मानक जी 1990 में निहत्थे कार्यकर्ताओं को, राम मंदिर के लिए जो लोग समर्थन में आंदोलन निकालकर सड़कों पर निकले थे, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और 16 से ज्यादा निहत्थे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग दी कोठारी ब्रदर्स। तो इसीलिए अखिलेश यादव के पास कोई चुनावी मुद्दा है नहीं। जेवर एयरपोर्ट का क्रेडिट हमको दे दो, पूर्वांचल एक्सप्रेस का क्रेडिट हमको दे दो, IIT कानपुर में यदि मोदी जी ने भाषण दिया उसका क्रेडिट हमको दे दो। भैया आप क्रेडिट जीवी हो, चुनाव जीतना सीखो, जनता बड़ी जागरूक है। क्रेडिट मनोज सिंह काका, मनोज पहले आप रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि संजू ने विस्तार से बता दिया ABCD का क्या मतलब है, कौन कौन से मुद्दे हैं। अब मुख्य मुकाबला ऐसा लग रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है, इसीलिए अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, सबके निशाने पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रहते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार से पहले आप ही की सरकार थी। आप तैयार हैं इस ABCD के हमले के लिए? कैसे जवाब देंगे? मानक ABCD का मतलब हमारे यहाँ है, अब लोग जब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का नव राष्ट्रवाद देखा, क्योंकि मंजू जैसे लोगों के लिए आजादी 2014 के बाद मिली है, जब पापा प्रधानमंत्री हुए हैं। मंजू जैसे लोगों को, निर्मम और निष्ठुर लोगों को लखीमपुर खीरी में जो किसानों के साथ बर्बरता हुई, किसानों को कुचला गया, वो नहीं दिखा। मंजू जैसे लोगों का जो बुलडोजर है, वो मंजू नहीं है, संजू ठीक है। अब इतना भी इनके विचारों पर मैं जाता हूं, इन पर व्यक्तिगत बहुत जाना नहीं, बस इनको यही कहा कि नौ राष्ट्रवादियों को जो आजादी है वो 2014 के बाद मिली है। अब उत्तर प्रदेश के लोग ये पूछ रहे हैं कि 70 लाख रोजगार कहाँ है। उत्तर प्रदेश का नौजवान कल 97,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सड़कों पर था। पूरे देश के लोग ये देख रहे हैं। और जो इन्होंने पीयूष जैन वाली बात उठाई, आज इनको आधा अधूरा जो है ज्ञान के बारे में ये कहा जाता है कि आधा छोड़ सारी को दावा, आधा रहे न सारी पावा। तो इनको आज पढ़ना चाहिए कि DGGI ने आज 177 करोड़ रुपया पीयूष जैन का वैध घोषित कर दिया, जबकि मानक हमारे और आपके पास अगर 2 लाख से ज्यादा भी कैश मिलता तो वो अवैध हो जाता और हमारे आप पर मुकदमा हो जाती। तो अब भारतीय जनता पार्टी का वो पोषित चूंकि व्यापारी था, इसलिए अब उसके सारे जो है कैश वो उसके वैध मान लिए गए हैं। ये DGGI की रिपोर्ट है। अब संजू आधा अधूरा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कैटलॉग लेके आ जाती हैं तो नहीं दिखता होगा इनको। उत्तर प्रदेश में आज अमेठी में एक दलित बेटी के साथ किस तरह का बर्बरता हुआ, उसके साथ आत्मीयता और संवेदना दिखाने के बजाय यहाँ
हंसना मैं समझता हूं कि आप भी स्त्री हैं और समझती होंगी, क्योंकि आप नहीं समझ पाएंगी दलितों पिछड़ों की पीड़ा, आप नहीं समझ पाएंगे। वन बाय वन। सामंतियों द्वारा पोषित है। पहले सुनने की आदत डालो, अगर बोलने की आदत पड़ी है तो सुनने की भी आदत डाल लीजिए आप। और सवाल जो आपका है, मान जब उत्तर प्रदेश के माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ जनमानस ये देख पा रहा है कि पूरी दुनिया में कौन ऐसा वैश्विक लीडर हुआ जो उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्य को भी 20 लाख लैपटॉप देकर के नौजवानों को तकनीकी से जोड़ा, और अनेक नौजवान आज भी आपको ऐसे मिल जाएंगे मानक जो उसी लैपटॉप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उसी लैपटॉप से अपना चला रहे हैं। एक्सप्रेसवे के किसने बनाया या आपने देखा? इनका विकास यही है। इनका विकास इतना है कि इनको फ्लाईओवर की तस्वीर कलकत्ता से लानी पड़ती है, इनका एयरपोर्ट ऐसा बनता है कि उसकी तस्वीर इनको चाइना से लानी पड़ती है, और इनका विकास कुछ इसी तरह से है मानक कि जीडीपी देश की -23.7% हो गई है। इनका विकास इसी तरह से है कि प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 रुपए 10 रुपए का होता था आज वो 50 रुपए का हो गया। डीजल पेट्रोल की कीमत 100 के पार है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपया में गरीब भरा करके अपना जीवन यापन कर लेता था उसकी कीमत आज 1000 रुपए है। आज देश में बेरोजगारी दर 45 वर्षों के अपने चरम पर है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट है। और योगी का विकास इसी तरह से है मानक जी कि उत्तर प्रदेश में जब लाशें तैरती हैं, उत्तर प्रदेश में लोग जब ऑक्सीजन और दवाओं के अभाव में मरते हैं तो वो तानाशाह उन लोगों के से संवेदना दिखाने के बजाय योगी आदित्यनाथ जी जैसा तानाशाह ये कहता है कि यदि आप ये दिखा देंगे कि ऑक्सीजन के और दवाओं के अभाव से लोगों की जान जा रही है तो आप पे रासुका लग जाएगा। इस तरह का निर्मम अच्छा, ओके मनोज, ओके मनोज एक सेकंड ओके, मैंने आपको भी मौका दिया, पूरा संजू को भी, ताकि आप अपने अपने मुद्दे गिना लें, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मौका आपको भी दिया। मैं ये समझना चाह रहा हूं ये अखिलेश ने जो एबीसीडी का मतलब बताया है, अब भाजपा छोड़ दी, क्या मतलब है इसका? किसने छोड़ दी भाजपा? अब ये उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है, जब उसने लखीमपुर खीरी में जनरल डायर के बाद देखा कि अपने ही शासक ने लोगों को, किसानों को, इस देश के किसानों जो हमारा आपका पालनहार है, जो रोटी देने वाला है, जिसके घर से निकला हुआ नौजवान, उस जिन किसानों को रौंदा गया, उन्हीं एक जो बुजुर्ग किसान थे नक्षत्र सिंह, उनका बेटा उस दिन देश की सरहद का सुरक्षा कर रहा था। और जब बेटा देश का सरहद की सुरक्षा जिस समय कर रहा था, भाजपा किसने छोड़ दी बताया नहीं आपने। मैं पूछ रहा हूं अब भाजपा छोड़ दी, किसने छोड़ दी? उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनमानस चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाजपा का जब तानाशाही रवैया देखा, जब महंगाई देखा, जब उत्तराखंड लाशें देखा, जब नौजवान अपना हक मांगते हुए जा रहा है योगी आदित्यनाथ के दरबार, बेटियों की अस्मिता लुटते हुए संजू आपने देखा नहीं देखा? चिन्मयानंद का व्यवहार देखा तुमने नहीं देखा? संजू चिन्मयानंद का व्यवहार देखा नहीं? सेंगर का व्यवहार देखा नहीं देखा तुमने? ओके ऑलराइट, क्विक रिस्पॉन्स संजू वर्मा, उसके बाद जाऊंगा आगे अंशु के पास, आसिम वकार के पास, इश्करण भंडारी के पास। मुद्दों की भरमार है संजू, समाजवादी पार्टी के पास भी। ठीक है मानक जी, अभी मुझे बोलने दीजिए। हाँ, इन्होंने बात की लखीमपुर खेरी की, तो याद दिला दो कि लखीमपुर खेरी में सारी दुनिया ये कहते फिर रही थी कि भाजपा कभी भी आशीष मिश्र टेनी, जो अजय मिश्र टेनी के सुपुत्र हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजेगी। आशीष मिश्र टेनी आज भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप जब किसानों की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी को तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती, इन लोगों को नॉलेज होती नहीं है, डिबेट पर आ जाते हैं, पर आपके दर्शकों की खातिर मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूं मानक जी। 27,000 करोड़ पीएम किसान के तहत सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों का 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। 1.5 लाख करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश में दिया गया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के किसानों की दुहाई देना यहां पर बंद करिए, ये मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूं। और दूसरी बात ये जब भी आशीष मिश्र टेनी की बात करते हैं तो इनको याद दिला दूं, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी अखिलेश यादव को। उसके बाद गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हुए थे। अखिलेश यादव को गायत्री प्रजापति को लेकर एक प्राइज ट्रॉफी की तरह चुनाव कर रहे थे। आपको शर्म नहीं आती है? एक बलात्कारी को आपने बर्खास्त नहीं किया था, वो आपके माइनिंग मिनिस्टर थे। अखिलेश यादव हमेशा कहते रहे गायत्री प्रजापति तो बेकसूर है, इसीलिए नैतिकता का पाठ
जीडीपी की है तो जो गया क्वार्टर है सितंबर का, भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.4% में आई है। चाइना से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा, ब्राजील से ज्यादा। पढ़ लिख कर आया कीजिए। ओके, 8.4% है। ओके, अंशु अवस्थी, उसके बाद आ रहा हूं आसिफ वकार, इश्करन भंडारी। अंशु अवस्थी, कांग्रेस ने भी क्या कोई एबीसीडी बनाई है क्या अपने मुद्दों की? बीजेपी ने गिना दी, समाजवादी पार्टी ने गिना दी, क्या मुद्दे उठा रहे हैं आप? देखिए मानक जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक धर्म और प्रत्येक लोगों के लिए आवाज उठा रही है। नौजवान हो, चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो। विपक्ष में लड़ कौन रहा है? कांग्रेस के अलावा आप मुझे बताइए, लड़ कौन रहा है? कोरोना काल में अगर लोगों की मदद की बात हो, उस समय भी आप देखें कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ऑक्सीजन किट भिजवाई, 10 लाख दवाइयों की किट भिजवाई, 10 लाख दवाइयों की किट। जब संजू वर्मा के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने आप को आइसोलेट कर चुके थे और उनकी टीम 11 भ्रष्टाचार कर रही थी, एसआईटी बैठी, 40 से ज्यादा जिलाधिकारियों के ट्रांसफर हुए कोरोना में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदने में, लेकिन सरकार ने उनको फिर से सेटलमेंट करके और पुनः नियुक्ति दे दी। तो उत्तर प्रदेश का नौजवान लगातार परेशान है और ये जीडीपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मुझे आप बताइए, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, लगातार उद्योग धंधे ठप होते चले जा रहे हैं। वो जो आपने जो शुरुआती आपने जो मुद्दे बताए वो तो आप उठा ही रहे हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी हिंदुत्व, हिंदू, ये मुद्दे जरूर उठा रहे हैं। आपने सुना होगा ओवैसी साहब ने आज घेरा है आपको। धर्म संसद पर आप बिल्कुल चुप हैं, धर्म संसद पर नहीं बोलते, ना कोई कार्रवाई करते। ये मुद्दा भी बनेगा, क्या इसके लिए आप तैयार हैं? मैं तो ये कहूंगा, राहुल गांधी जी ने एक व्याख्या की है, ओवैसी जी को चाहिए कि वो अगर घेरना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो अपराध बढ़ा है, जो अत्याचार बढ़ा है, जो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, उस पर घेरना चाहिए। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि विपक्ष के नेताओं को नहीं, ओवैसी ये कह रहे हैं जब हिंदू और हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं तो फिर क्यों नहीं बोलते? मुसलमानों के लिए क्यों नहीं बोलते? ऐसे लोगों के लिए क्यों नहीं बोलते? हिंदुत्ववादियों के लिए, राहुल गांधी की परिभाषा के हिसाब से जो जहर उगल रहे। देखिए, राहुल गांधी जी हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, सभी के लिए बोलते हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों के लिए नोटबंदी हुई थी, मुझे आप बताइए कौन बोला था? राहुल गांधी जी ने कहा था। कोरोना आया था, कौन बोला था? क्या सभी उससे नुकसान नहीं हुआ सभी का? अरे जिस समय ऑक्सीजन की जरूरत थी उस समय संजू वर्मा जी के तमाशेबाज आपका ये हिंदू और हिंदुत्व मुद्दा है या नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। ये मुद्दा बनेगा चुनाव में या नहीं बनेगा? उत्तर प्रदेश के मुद्दे मानक जी बेरोजगारी है, महिलाओं पर अत्याचार है और लगातार जो अपराध बढ़ रहा है। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ये कहती है सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी साहब क्या मुद्दा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? जब वो कह रहे हैं कांग्रेस देखिए धर्म संसद पर कुछ नहीं बोल रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। राज्य मंत्री कब गिरफ्तार होगा मानक जी, ये पूछ रहा है भारत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसने किसानों की हत्या कराई, कब होगा गिरफ्तार? और ओवैसी जी तो जब जब यूपी आते हैं भाजपा के लोग सामने न सही छुप कर घी के दिए जलाते हैं, क्योंकि वो भाजपा की राह आसान कर जाते हैं। इसलिए इससे ज्यादा मुझे ओवैसी के बारे में कुछ नहीं बोलना। ओके, आसिम वकार बोलिए। आसिम वकार, कांग्रेस को क्यों घेर रहे हैं? अंशु अवस्थी कह रहे हैं घेरना है तो बीजेपी को घेरिए, हमें क्यों घेर रहे हैं आप? कांग्रेस तो खुद ही उल्टा वातीर पकड़े ले रही है। अब अंशु अवस्थी जी खुद ही पकड़े ले रहे तो मैं क्या करूं? मैं कुछ कर सकता हूं सर? सामने वाला कह रहा नहीं तीर हम ही पकड़ेंगे, तो पकड़िए तीर उछल उछल के। मसला यह है कि आप कांग्रेस सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने 60 साल तक हुकूमत की है और कांग्रेस ही सबकी जननी भी है। अभी अंशु जी से पूछूं कि 2013 और 12 में कांग्रेस की तरफ से चाहे सोनिया जी हो चाहे राहुल जी हो, ये कह रहे थे कि लाशों के सौदागर, खून की दलाली। मैं उस वक्त एमआईएम में नहीं था, मैं दूसरी पार्टी में था। तो मैं जब ये लोग कहने लगे कि लाशों के सौदागर, खून की दलाली, तो मैंने एक साहब से पूछा, उस वक्त मैं समाजवादी में था, कि मैंने कहा ये लाशों का सौदागर किसको कह रहे हैं? तो एक कांग्रेसी को बड़ा बुरा लगा, कह लगे आपको नहीं पता है, आप कैसे मुसलमान हैं? तो हमने कहा नहीं, हम जैसे मुसलमान हैं बताइए मुझे। कह लगे वो जो गुजरात का दंगा हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ था,
तो हमने कन्फर्म कर लेंगे जी, कन्फर्म। तो हमने कब हुआ था दंगा? कह 2002 में हुआ था। तो हमने सोनिया जी के पास सबूत होंगे तभी कह रही हैं, बहुत बड़ी नेता है। कह जी राहुल जी के पास सबूत है, कांग्रेस के पास सबूत है, तो सोनिया जी के पास सबूत है कि मोदी जी का सीधा हाथ था। तो हमने कहा धर्म है साहब, आप 2002 में दंगा हुआ था, 2013 चल रहा है। 11 साल बाद इतने सबूत होने के बाद भी जो लोग कार्रवाई ना करवाएं, जो कार्रवाई ना कर पाए, जेल ना भेज पाए, उनको सलाम है। अब आप बताइए, बीजेपी के एजेंट हम हैं, आप हैं? मोदी जी के वर्कर कौन है? मोदी जी के पीए आप हैं, हम हैं? मैं राहुल गांधी से पूछ रहा हूं कि जब आपको पता था खून की दलाली और मोदी जी का हाथ था 2002 में, जेल क्यों नहीं भेजा आपने? हम भेजेंगे जेल। 60 साल हुकूमत की है आपने, सवाल किससे करेंगे? और अगर आपसे सवाल करो तो हम बीजेपी के एजेंट हैं, आप हमें सीआईए का एजेंट बता दीजिए, आप हमें जिसका दिल चाहे एजेंट बताइए, सवाल तो पूछेंगे आपसे, गिरेबान पकड़ के पूछेंगे। अगर आपके पास जवाब होगा तो आप जवाब देंगे। पर ये यूपी चुनाव में धर्म संसद का मुद्दा ओवैसी जी क्यों उठा रहे हैं? आप क्यों उठा रहे हैं? धर्म संसद हुई एक हरिद्वार में और एक छत्तीसगढ़ के रायपुर में, वो यूपी चुनाव में कैसे मुद्दा बनेगा? यूपी में क्यों उठा रहे हैं उसे? सर जवाब दे रहा हूं आपको। छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री हैं वहां के, और कांग्रेस के लिए मैं समझता हूं, बीजेपी के लिए नहीं, कांग्रेस के लिए महात्मा गांधी बहुत बड़ी शख्सियत हो गए। और जो कालीचरण नाम का जो आदमी है जिसने गाली गलौज किया महात्मा गांधी के लिए, वो छत्तीसगढ़ का है, रायपुर का रहने वाला है। कौन मुख्यमंत्री आप हमें बनाइए, इस्तीफा दिलाइए आप उनसे और बनाइए आप हमें। राहुल गांधी का बस का नहीं है, ना भूपेश बघेल के बस का है। आप कोई ईमानदार मुख्यमंत्री बनाइए जो वाकई गांधी जी से प्यार करता है, उठाकर ठूस देगा जेल के अंदर। आप नहीं कर पाएंगे, आप झूठे लोग हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपकी सरकार है, बनाइए। अंशु अवस्थी क्विक रिस्पांस। मैं तो उसके बाद जा रहा हूं आगे बोलने आया किरण भंडारी के पास। अंशु रिस्पॉन्ड करिए। किसी और मुद्दे जी आप कह रहे हैं, सुनिए सर, मानक जी आप कह रहे हैं, सुनिए, लेकिन मैंने जितने इनके सवाल हैं मैंने पहले ही जवाब दे दिया कि ये उत्तर प्रदेश के किसानों की बात नहीं करेंगे। एक बेटी को 2:30 बजे रात को पेट्रोल डालकर जलाया जाता है, और जो जिनकी ये मदद करना चाहते हैं उनसे सवाल नहीं करेंगे। बता दें, हम आपसे सवाल भी ना करें। ये सिर्फ हमसे सवाल करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको पता था गोधरा में, इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं। अहमदाबाद में और गुजरात दंगे में जिन लोगों का हाथ है, आपने जेल क्यों नहीं भेजा? मैं सुन रहा था। जेल क्यों नहीं भेजा आपने उनको? जवाब ये दीजिए, अगर आपको पता था गुजरात दंगे में लोगों का हाथ है। सीधी सी बात, सीधा जवाब दे दीजिए, कांग्रेस से सवाल करेंगे। जिस तरीके से भाजपा भी अभी भी नेहरू जी से सवाल करती है, कांग्रेस पार्टी से करती है, उनको लगता ही नहीं कि उनका तमाशेबाज राजा प्रधानमंत्री है। उसी तरीके से आसिम बकार साहब भी सवाल कर रहे हैं। खत्म हो गई बात। अगर ये सच में विपक्ष की भूमिका में होते तो कांग्रेस से नहीं, ये जनता के सवाल सरकार से करते। ये उस बेटी का सवाल योगी आदित्यनाथ से करते। ये उस दलित पर जो अत्याचार हुआ आगरा में, मौका दे दीजिए। आगरा में जो अरुण वाल्मीकि को कस्टोडियल उसमें डेथ हुई, उस पर ये सवाल करते। ये सवाल कांग्रेस पार्टी से करेंगे, करिए सवाल, लेकिन हम जवाब देंगे। हमने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए वादा किया है, प्रतिज्ञाएं की है, 20 लाख नौकरियां देंगे, कोरोना के पीड़ितों को 25,000 रुपए देंगे, 10 लाख का हेल्थ बीमा हम देंगे, मुफ्त में दवाई इलाज होगा, उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ होगा, गेहूं और धान 2500 रुपए कुंटल खरीदेंगे। हमको सरकार में आने दीजिए, हम आपके ओके। आसिम वकार आप पर आरोप है, उसके बाद निष्करण आ रहा हूं आपके पास। आसिम, आरोप यह है आसिम वकार, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं, आप बीजेपी को सेफ रूट दे रहे हैं निकलने का, इसीलिए धर्म संसद जैसे मुद्दे उठा रहे हैं यूपी में। नहीं, वो कुछ नहीं कह रहे हैं, सारा खेल खेल रहे हैं आप। और दरअसल ईमानदारी की बात है, आप न्यूज 24 में रहने के बाद बीजेपी के लिए राह बना रहे हैं, मुझे मुद्दे पे बोलने भी नहीं दे रहे हैं। अब अंशु अवस्थी बेचारा जो है फंस गया, उससे तो आपने कहला दिया बीजेपी का एजेंट, और जवाब उनके पास है नहीं जो मैंने सवाल पूछ लिए कांग्रेस से। अब सुनिए, अब आप हंसिए नहीं सर, मैं सारा गेम जानता हूं, अंशु अवस्थी नहीं जानते आपका गेम, मैं जानता हूं, मैं आपको जानता हूं बहुत बेहतर तरीके से, और सारी पत्रकारिता भी जानता हूं। अब सुनिए, सवाल सुनिए। एक सेकंड अब रुक जाइए। जब तक ये हंसी मजाक चल रहा था, तब तक मैंने आपको बोलने का मौका दिया।
अरे सर बोले लेकिन अगर आप मेरी पत्रकारिता पे आएंगे प्लीज सर। तो फिर मुझे ईंट का जवाब पत्थर नहीं पत्थरों से देना पड़ेगा। अब फिर मैं अगर आ गया आपकी पॉलिटिक्स पे बात करने, आपके नेता की पॉलिटिक्स पे बात करने, फिर आपके पास एक जवाब नहीं होगा। पिछले शो में भी जब आप आए थे मैंने आपके नेता के उस जहरीले भाषण पे आपसे 10 सवाल किए, आपने एक जवाब नहीं दिया। सुनिए तो सर, अब आप या तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको मानक गुप्ता पे टारगेट करना है, आपको संजू वर्मा पे टारगेट करना है, आपको अंशु अवस्थी पे टारगेट करना है, मनोज सिंह पर टारगेट करना है, आप डिसाइड कर लीजिए। यह नहीं हो सकता कि आप चारों तरफ गोलियों की बौछार करते रहें मुझे और आपसे कोई सवाल पूछे तो आप जवाब ना दे। नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड। सुनिए सर, अब बोलने दीजिए। आप नाराज क्यों आप लोग हो जाते हैं, आप पर्सनल क्यों हो जाते हैं, मैं तो ये समझ रहा हूं। हाँ। मैं पूछ रहा हूं पर्सनल क्यों हो जाते हैं, बोलने दीजिए। क्यों वक्त जाया करते हैं पब्लिक का? 45 मिनट की डिबेट आपकी, उसमें आप पर्सनल खेलने लगते हैं। मैं योगी जी और मोदी जी सवाल पूछ रहा हूं। हाँ। वो बता रहे हैं कि छापा पड़ा, दीवालों से नोट निकल रहे हैं, दीवालों से। और ये कौन से इतर का नोट और कौन से काहे का नोट। अब एक नाम ले रहा हूं आपसे, आपके पास बहुत बड़ी टीम है सर सोशल मीडिया पे जो पीछे काम करती है, उनसे पूछिए कि एक गुजरात में एक महेश शाह नाम का आदमी था जिसने 13,860 करोड़ रुपए का खुलासा किया था, ब्लैक मनी। और एक दिन खबर चली और उसके बाद 13,860 करोड़ रुपए का क्या हुआ, गवर्नमेंट को मिले या वापस हुए या उस पर टैक्स आया, महेश शाह के पास किसके पैसे थे, महेश शाह किसके रिश्तेदार थे, महेश शाह के पीछे कौन कौन लोगों का बैकअप था, कोई खुलासा नहीं। 13,860 करोड़ रुपए और आप भी चुप। तो वहां के नोट कौन सी दीवार से निकल रहे थे? अच्छा, कानपुर वाले पे आपका क्या कहना है? वो किसके नोट है जो निकल रहे हैं? दीवार से निकल रहे थे। कानपुर वाले नोट किसके? कहां से निकल रहे थे? मैं समझता हूं उसी के नोट हैं जिसके नोट महेश शाह के पास थे। ओके, बोलिए ना। मैं समझ गया। ऑलराइट, देश जानना चाह रहा है ओके कि वो 13,860 करोड़ रुपए ओके। ईश्वरन मुस्कुरा रहे हैं असीम बकार के इस आरोप पर कि गुजरात में महेश शाह के पास जो ब्लैक मनी थी और कानपुर से जो ब्लैक मनी निकली है वो जुड़ी हुई है। ईश्वरन, क्योंकि ये ब्लैक मनी का मुद्दा बार बार उठ रहा है कानपुर वाला, पहले इस पर बोलेंगे क्या ये मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि बीजेपी कोशिश तो कर रही है पर अभी तक कोई सबूत नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी से किसी भी तरह वो व्यापारी जुड़ा हुआ है। ईश्वरन, देखिए, मैं इसको दो तरह से, वैसे तो बाकी प्रवक्ता एक दूसरे का अटैक करते रहेंगे, पर मेरा एक मानना है इसके अंदर कि हर समय विपक्ष ये कहता है कि इस देश की जांच एजेंसियां केज्ड पैरेट हैं। अगर वो केज्ड पैरेट हैं तो वो बीजेपी पे अटैक क्यों करेंगी? वो एकदम से बाज क्यों बन गई जो बीजेपी पे अटैक कर रहा है? तो फिर विपक्ष को ये बोलना छोड़ देना चाहिए कि वो केज्ड पैरेट हैं, तब तो मान लीजिए। और अगर वो केज पैरेट नहीं है और वो बाज हैं और वो बीजेपी पे अटैक कर रही हैं, तो जो आप पिछले 4-5 साल से कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, वो मुद्दा आपका खत्म हो जाएगा। और अब अगर ये विपक्ष का पैसा है तो वो तो एजेंसी का काम वैसे भी छापा मारना है। तो ये दो अलग आर्गुमेंट ले रहे हैं जो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। इनको एक चुनना चाहिए, जनता डिसाइड कर लेगी कि वो जो चुना हुआ आर्गुमेंट है सही है या गलत है। ये दोनों तरफ का आर्गुमेंट खेल रहे हैं जो हो ही नहीं सकता है, असंभव सी बात है। अब दूसरी बात पे आ जाता हूं, मुद्दे की जो ABCD है। देखिए, कोई भी बैट्समैन है वो देखता है कौन सी बॉल खेलनी है, कौन सी छोड़नी है, कौन सी पे छक्का मारना है। और अमित शाह जी तो पॉलिटिक्स की उनको जितनी समझ है, मेरे ख्याल से इस पैनल में बैठे सबसे ज्यादा उनको है, तो उन्होंने आराम से ये मुद्दा चुना है क्योंकि उनको लगता है जनता के बीच का मुद्दा है। जब आप बात करते हैं दंगों की, तो एक स्टैलिन की एक बहुत फेमस लाइन होती थी कि एक डेथ ट्रेजेडी है और मिलियन डेथ आंकड़ा बन जाता है। मुजफ्फरनगर राइट्स में जो एक जो दुर्घटना हुई, गैंग रेप हुई, मौतें हुई, वो हर घटना अपने में एक ट्रेजेडी है। और उसी का नतीजा मेरा और आपका बोलने से नहीं है, 14 में आया, 17 में आया, 19 में आया, और आज भी उम्मीद लगा रहे हैं ये कि शायद 22 में लोग वो भूल जाएं। मुझे नहीं पता लोग भूले हैं या माफ किए हैं या आगे बढ़े हैं, पर 3 चुनाव में तो उसका परिणाम दंगों का सामने आ चुका है। उसके बाद जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, मैं अभी एक आइटम पढ़ रहा था, आजम खान जी की बहन चोरी हो गई थी, उसके लिए आपको पता है CCTV फुटेजेस बकर खाने की, वो कसाई घरों की सीज करी जा रही थी। SP खुद जगह जगह रेड मार रहा था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस।
3-4 पुलिस कर्मियों पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया था। वो आजम खान जो 2 साल से जेल में है और कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है। तो ये थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ये सारी फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेड बातें हैं। ओके इश्करण, ऑलराइट, ओके इश्करण, दो इश्यूज, ऑलराइट, क्योंकि आप वकील भी हैं, आप मुझे लगता है कानून हम सबसे इस पैनल में बेहतर समझते हैं। 2 इश्यूज, पहला ये जो कानपुर में ब्लैक मनी निकल रही है, इस पर आपको लगता है कि कभी पता चल पाएगा ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का पैसा था या नहीं था? और लीगली इसलिए क्योंकि अभी अभी आसिम वकार ने मुद्दा उठा दिया, या शायद मनोज ने उठाया था, कि हाँ मनोज ने उठाया था। मनोज ने कहा था कि ये देखिए डीजीजीआई ने उसको एकदम से थोड़ा टैक्स लेके, उसका 1/3 टैक्स लेके उसे वाइट कर दिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे जो जानकारी आई और ये मीडिया में भी आई है कि अब ईडी भी उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया। ईडी ने भी जीएसटी से मंगवाया है सारे डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब इतना पैसा निकलता है ये सिर्फ टैक्स का इशू नहीं बनता है। उसके घर पे गोल्ड बरामद हुआ है, वो गोल्ड बताया जा रहा है शायद बाहर से आया है, तो हवाला इन्वॉल्व हो सकती है, बेनामी प्रॉपर्टी हो सकती है, ब्लैक मनी हो सकती है और ईडी की इन्वेस्टिगेशन भी होगी। तो ये सारे क्रिमिनल केसेस बन जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ 2-4 लाख का नहीं है कि टैक्स पे करके आप छूट जाएंगे। तो ये सारी कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं होती तो समाजवादी पार्टी को अपना वकील लेके केस डालना चाहिए कोर्ट के अंदर कि ये आप कीजिए। हमारे देश में बहुत सारे घोटाले कोर्ट के अंदर लोगों ने केस डाल के खोले हैं, और बहुत सारे हैं ऐसे। सबसे एग्जांपल 2G है, पोल स्कैम है, लोग कोर्ट में गए थे। तो अगर इनको लगता है कि सरकार बचा रही है तो कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ टैक्स दे के इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगी, ऐसा मेरा मानना है। जब इतना पैसा निकलता है उसके अंदर हवाला भी आएगा, PMLA भी आएगा, फॉरेन स्मगलिंग का केस भी आएगा, बेनामी प्रॉपर्टी का केस भी आएगा, और वो सारे क्रिमिनल लॉ के अंदर मेजर अपराध। ओके, और दूसरा सवाल जो मुझे उम्मीद थी आसिम वकार पूछेंगे, उन्होंने नहीं पूछा, मैं पूछ लेता हूं। आसिम वकार ने और असदुद्दीन ओवैसी ने छत्तीसगढ़ का मुद्दा तो उठा दिया, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही कालीचरण की। उत्तराखंड का, हरिद्वार की संसद का मुद्दा नहीं उठाया, मैं उठा देता हूं। इश्करण, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार उन संतों को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही जिन्होंने जहर उगला हरिद्वार की संसद में? देखिए वहां पे भी जैसे कहा FIR दर्ज हो चुकी है। अब FIR के अंदर इन्वेस्टिगेशन के अंदर उनको जो मिलता है और जो तथ्य मिलते हैं उसके हिसाब से प्रोसीड करना चाहिए और गिरफ्तार करेंगे वो। इसमें मेरा बिल्कुल मानना है कि अगर उनको जो अक्यूज सामने आएगा उनको जानकारी मिलती है तो लॉ अपना कोर्स लेगी। FIR दर्ज हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि FIR दर्ज नहीं हुई। अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन में नाम आएगा वो निकाले जाएंगे नाम और अरेस्ट किया जाएगा। ओके, मनोज आपको भरोसा है छत्तीसगढ़ और हरिद्वार, रायपुर और हरिद्वार की इस धर्म संसद में जो कुछ हुआ FIR तो दर्ज है, क्या दोनों जगह गिरफ्तारियां होंगी संतों की? मानक जो हमारा देश है, हमारा देश न किसी धर्म के मान्यताओं से नहीं चलता है। हमारा देश संविधान के प्रस्तावना से चलता है, और प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और सबको समता, सबको अवसर की समानता की बात की गई है। लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी, जो उनके लोग हैं, दुर्भाग्य से धार्मिक तुष्टीकरण और धार्मिक घृणा जितना भारतीय जनता पार्टी अपना, ऐसे लोगों के खिलाफ तो मैं आपके मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो लोग भी धार्मिक घृणा या धार्मिक उन्माद फैलाएं उनके खिलाफ इस देश में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो सरकार पोषित स्वयंभू एडवोकेट आए हैं, ये कहीं से ये विधायी और न्यायिक ज्ञान तो इनके में नहीं दिखा बेचारे में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर वाला ज्ञान है और इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान मुझमें ज्यादा देखने में आया आपके मंच पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई, अगर आप तार्किक बात करेंगे तो उसका संजू वर्मा प्रवक्ताओं के पास। ऑलराइट, संजू वर्मा, संजू रिस्पॉन्ड करिए को जरूर भेज। और संजू ये बताइएगा कि हरिद्वार की धर्म संसद के सिलसिले में जो FIR दर्ज हुई है उसमें गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि आप ही कल से और आपके नेता सवाल उठा रहे हैं कि रायपुर में FIR दर्ज हो गई, कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? आप भी तो नहीं कर रहे हरिद्वार में। पहली बात तो ये कि हरिद्वार के धर्म संसद में जिन लोगों ने हिस्सा लिया वो कोई बीजेपी के नेता नहीं थे। गिरफ्तारी न्याय प्रणाली की जो प्रोसीजर है उसके अनुसार जरूर होगी। पर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, मानव जी इनको बोलिए, बोलिए संजू, बोलिए। दिस इज नॉट फेयर। बोलिए। यहाँ पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठकर बीजेपी को नैतिकता पर भाषण दे रहे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, हाथरस पर प्रियंका वड्रा पुलिस बैरिकेड और सेक्शन 144 का उल्लंघन करके वहां पर कैमरा पे तस्वीरें खिंचवाने चले गई। जयपुर में 11 साल की बच्ची का ऑटो रिक्शा में सामूहिक बलात्कार हुआ है पिछले महीने। आपकी प्रियंका वड्रा के मुंह में दही जम गया।
जयपुर तक नहीं गई प्रियंका वाड्रा, इसके ऊपर कोई टिप्पणी देंगे आप? आपके राहुल गांधी ने तो ट्वीट भी नहीं किया, नहीं तो दिन रात प्रधानमंत्री मोदी पर लांछन लगाते रहते हैं, ट्विटर के शेर बने रहते हैं। छत्तीसगढ़ पर 6 किसानों को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, आपके राहुल गांधी ने कुछ कहा, मुंह में दही जम गया। आपकी प्रियंका वाड्रा ने कुछ कहा, मुंह में दही जम गया। इसीलिए भाजपा के ऊपर जब आप एक उंगली उठाते हैं, 4 उंगलियां आपके खुद पर उठती हैं। भाषण देना नैतिकता पर बंद कीजिए। और मैं समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश की जीडीपी आज 17.5 लाख करोड़ है। आपके अखिलेश यादव के जमाने में तो 10 लाख करोड़ भी नहीं थी। इसीलिए आपको क्रेडिट किस बात का चाहिए? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मोदी जी करवा रहे हैं काम, जेवर एयरपोर्ट मोदी जी करवा रहे हैं काम, सरयू कनाल वो खुलवाया मोदी जी ने, जो फर्टिलाइजर प्लांट 1990 से बंद था उसको खुलवाया 30 साल के बाद मोदी जी ने। आईआईटी कानपुर पर मोदी जी कह रहे हैं कि हम बिजनेस कम्युनिटी को प्रोत्साहन देंगे। आपके अखिलेश यादव ने तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी और अपने पॉकेट को कैसे भरना है ये सीखा है। आसिम मैं वकार आपसे पूछना चाहती हूं। ओके, आसिम वकार, आज पहले आसिम वकार, ऑलराइट, बहुत देर से उंगली उठाए हुए हैं आसिम वकार। बोलिए आसिम वकार, बोलिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे हरिद्वार की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे दिल्ली की पुलिस हो, हमको रेजा बराबर भी भरोसा नहीं इनके ऊपर कि बीजेपी की सरकार में हिम्मत है कार्रवाई करने की। जिस यति नरसिम्हानंद ने वहां पर धर्म संसद में जहर उगलवाया और उगला, उसी नरसिम्हानंद ने डासना में बैठकर गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं के ऊपर जो टिप्पणी की थी कैरेक्टर पर, जो कैरेक्टर पे सवाल खड़े किए थे, वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। और बीजेपी की महिला नेताएं रसगुल्ला खा के चुपकी बैठी हुई हैं, इन्होंने अपने कैरेक्टर पर सवाल खड़े करा लिए। ना ये जमीन पे उतरी, ना इन्होंने प्रदर्शन किए, ना इन्होंने मांग की, और ना ये गिरफ्तारी करा पाए। जो लोग अपनी इज्जत और अस्मिता की लड़ाई नहीं लड़ सकते, जो लोग अपने कैरेक्टर को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो बाकी लोगों की लड़ाई क्या लड़ेंगे? बीजेपी में हिम्मत नहीं है। और बता दूं आपसे, अगर संजू वर्मा में हिम्मत है तो जिसने आदमी ने महिलाओं को बीजेपी की गाली बकी है उसके खिलाफ कार्रवाई करवा के दिखाइए। संजू वर्मा रिस्पॉन्ड करिए, या फिर ये मान ले कि वो जो कह रहा है। नहीं, मानव जी आई नीड टू रिस्पॉन्ड। हाँ बोलिए। मानव जी, बीजेपी में हिम्मत नहीं है, ये एक ऐसी पार्टी कह रही है जिसके खुद के नेता असदुद्दीन ओवैसी, मुझे बताइए आज तक हैदराबाद से इतनी बार सांसद बन के आए, 5 ऐसे विकास कार्य जो असदुद्दीन ओवैसी ने किए हों। सिर्फ बिहार में इनको 5 सीटें मिली, महाराष्ट्र की असेंबली इलेक्शन में इनको 0 सीटें मिली, इन्होंने 44 सीट पर इलेक्शन लड़ी थी। बंगाल में 7 सीटों पर इलेक्शन लड़ी थी, वहां इनकी पार्टी को 0 सीटें मिली। तो मैं पूछना चाहती हूं, हैदराबाद के अलावा आपका वर्चस्व क्या है? आपके नेता कहते हैं पुलिस को दरकिनार रखो, हम 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी होंगे। आपको शर्म नहीं आती है? जिस दिन हिंदू जाग जाएगा ना, आपको यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठने की हिम्मत भी नहीं होगी। इसलिए हमें ललकारिए मत। अरे धमकाइए मत, ललकारिए मत संजू, धमकाइए मत। अरे टीवी पर धमका रही है, प्लीज ऐसे मत करिए, धमकाइए मत। हिंदुओं को ललकारना बंद कीजिए। नहीं धमकाइए मत। टीवी चैनल नॉट पर डन। ललकारते हैं, आप सभ्यता से पेश आइए। आपके नेता आकर अनाप शनाप बोलते हैं। यति नरसिंहानंद बीजेपी के सदस्य नहीं है, हम उनके भाषण का खंडन करते हैं और गिरफ्तारियां भी होंगी। और आप बोलिए, क्या आपके असदुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार होना चाहिए? आपके अकबरुद्दीन ओवैसी को भी गिरफ्तार होना चाहिए? बोलिए आसिम वकार, बोलिए। बोलिए आसिम वकार, बोलिए। वारिस पठान को गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं? देखिए पूरे हिंदू को खतरा हो गया, देश को खतरा हो गया, सब कुछ खतरा हो गया, लेकिन एक हिंदू धर्मगुरु ने, तथाकथित धर्मगुरु ने, और हिंदू बिल्कुल हीमैन वाली पार्टी की नेताओं को कह दिया कैरेक्टरलेस। उस पर तो आपको गुस्सा आ नहीं रहा है, उस पर तो आप जबान नहीं खोल रही, गिरफ्तार करा नहीं पा रही। और क्या आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं? हम कह रहे हैं नहीं, बीजेपी की बहनों को जिसने गाली बकी है उसकी अरेस्ट होना चाहिए, उसको अरेस्ट कीजिए। और आप कह रही नहीं वो ठीक है, उसने, अब क्या करें आपके लिए हम? कमाल हो गया साहब, कमाल हो गया। आपकी लड़ाई है, मुसलमान लड़ रहा है, मुसलमान, और आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रही हो, ना आपके नेता लड़ पा रहे हैं आपकी लड़ाई। ओके, अंशु अवस्थी, आपकी पार्टी के हीमैन नहीं लड़ पा रहे हैं आपकी लड़ाई, ये मुसलमान लड़ रहा है। देखिए संजू वर्मा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही।
उत्तर प्रदेश के विषय में वो बात नहीं करेंगी, राजस्थान पे बात करती। हम तो आपके चैनल पे पूरे देश के सामने ये बात कह रहे हैं कि जयपुर में जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, हम उसकी निंदा करते हैं। क्या हाथरस में जिस बेटी को 2:30 बजे रात को जलाया गया, संजू वर्मा उसकी निंदा करने की हिम्मत रखती है? लखीमपुर में एक बेटी की साड़ी खींची गई, क्या हिम्मत रखती है कि उसकी निंदा करें आदित्यनाथ सरकार की? है हिम्मत? नहीं है, मैं जानता हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, प्रियंका गांधी ने जो नारा दिया है लड़की लड़ सकती हूं, वो देखिए, उस नारे को पढ़िए, अपने अंदर जज्बा लाइए, हौसला लाइए, लड़िए उन लोगों से जो महिलाओं का अपराध करते, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। समाज के 50% को जो भागीदारी नहीं देते, लड़िए उन लोगों से, लड़िए मोहन भागवत से जो कहते हैं हिंदू धर्म में पुरुष और स्त्री की शादी एक समझौता है। लड़िए उन लोगों से जो आपको अत्याचार करते हैं, जो आपको अपमानित करते हैं। आप नहीं लड़ सकती क्योंकि आपके अंदर गुलामी, आपके अंदर गुलामी और गोबर दोनों भर गया है। गुलामी और गोबर दोनों भर गया आपके अंदर, मानसिकता हो चुकी है आपकी गुलामी की। आप कांग्रेस को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगी, लेकिन कभी आप आदित्यनाथ के ऊपर निंदा नहीं कर पाएंगे। करिए निंदा, देश देखना चाह रहा है आपका चरित्र, देश आपकी सोच देखना चाह रहा है, करिए निंदा। आप एक महिला है, आप महिला है, करिए निंदा। मैंने की है निंदा, करिए निंदा। ओके, इश्करण आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरे पास टाइम भी खत्म होने वाला है। इश्करण कुछ कहना चाह रहे थे आप पहले? मैं वैसे व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करता, समाजवादी को इतना सुनना चाहूंगा कि आपका जो एक टाइम पे मुख्यमंत्री माने जाते थे आजम खान जी, 2 साल से जेल में क्यों हैं? क्यों उनको कोर्ट बेल नहीं देता? ये बात साफ दिखाती है उससे कि कितने घपले हुए हैं। आप बोल सकते हैं सरकारी एजेंसी ने गलत डाला तो 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में बेल हो जाती है। जब पुख्ता सबूत होते हैं उसके बाद ही आप 2-2 साल जेल के अंदर रहते हैं। और इस बात की वजह से ही आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि आपके समय पे क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। ओके, यानी वो ABCD का जो ए है, मनोज, इश्करण वही कह रहे हैं, अपराध और आतंक। जवाब तो देने पड़ेंगे चुनाव में। देखिए, इनको NCRB के आंकड़ों की रिपोर्ट 15 सितंबर को आई है और वो पढ़ लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन नहीं होगा। और वो जो आंकड़े आए हैं वो ये आए हैं कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 59%, माताओं बहनों के खिलाफ 56%, पिछड़ों के खिलाफ 53% अपराध बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश अपराध की इस समय ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। आसिम वकार 10 सेकंड दे सकता हूं, कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। ये बता रहे थे कि सबूत जब पक्के होते हैं और सच्चे होते हैं तो जमानत नहीं मिलती। दिल्ली में एक लड़का था शाहरुख, उसने पिस्तौल लहराई थी, उसको जमानत आज तक नहीं मिली। और जामिया पे गोपाल ने पिस्तौल लहरा के फायरिंग की थी, सेम डे जमानत। शाहीन बाग में कपिल ने पिस्तौल लहराकर फायरिंग की थी, सेम डे जमानत। वहां वो जो पिस्तौल लहरा था वो सबूत नहीं था इनके लिए। शाहीन बाग वाले अभी पिस्तौल लहरा रहा था, वो दिखाई नहीं। जामिया वाला पिस्तौल लहरा रहा था, वो भी नहीं दिखा। खाली शाहरुख के सबूत पक्के हैं। इश्करण क्विक रिस्पांस यार, इश्करण कुछ कह रहे हैं, बोलिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये एक वर्ग की आदत बन गई है। चाहे राम मंदिर का मुद्दा है, चाहे कोर्ट का बेल का मुद्दा है, वो हमेशा यही कहेंगे, कोर्टों में सवाल उठाएंगे। किसी का मुद्दा आया, ये वर्ग की आदत बन गई। जोड़ना चाहूंगा आपके साथ, घटना में अगर वहां पे खड़ा होकर कोई ये बोले कि चिकन नेक है भारत की और उसको तोड़ दिया जाए तो उसकी बेल होनी चाहिए क्या? अगर कोई ताहिर हुसैन के घर पे आपको पूरी बॉम्ब की फैक्ट्री मिल जाए तो क्या उसकी बेल होनी चाहिए क्या? ये फैसला आपके दर्शक भी कर सकते हैं और कोर्ट ने तो फैसला कर दिया है। बिल्कुल सही है, दर्शकों पे ही छोड़ देते हैं, दर्शकों पे ही छोड़ देते हैं। इसीलिए आज का राष्ट्र की बात का ये एपिसोड, इसमें हमने कोशिश ये की कि जो मुद्दे चल रहे हैं हर पार्टी उठाए, सबको मैंने पूरा मौका दिया। यूपी की जनता को ही तय करना है इस बार उनके लिए कौन सा मुद्दा अहम है। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए संजू वर्मा, अंशु अवस्थी आपका, बहुत शुक्रिया आपका, आसिम वकार, मनोज थैंक यू, और इश्करण थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।